घुसपैठ जो बांग्लादेश से हो रही है, ये जो घुसपैठ रोहिंग्या मुसलमानों की हो रही है, ये लोग यहाँ की बोली वाली बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, लव जिहाद को बढ़ावा दे रहे हैं, लैंड जिहाद के नाम पर उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं, बाजार बना करके यहाँ की सुरक्षा के साथ बाद में सेंध लगाने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ खुली सीमा साझा करता है, जहां भारत और नेपाल के नागरिकों को बिना रोक टोक आने जाने की छूट है, लेकिन अन्य देशों के नागरिकों के खिलाफ सख्त जांच होती है। फिर भी हाल के वर्षों में घुसपैठ, फर्जी दस्तावेज और स्थिरता को प्रभावित करने वाली घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। खासकर सीमावर्ती इलाकों में सरकार का कहना है कि अवैध विदेशी नागरिक सरकारी योजनाओं, रोजगार के अवसरों और संसाधनों के वितरण को प्रभावित करते हैं। वो फर्जी पहचान पत्र बनाकर कल्याण योजनाओं का लाभ उठाते हैं, जिससे असली लाभार्थियों को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचता है। उत्तर प्रदेश 8 राज्यों, एक केंद्र शासित प्रदेश और नेपाल से सीमा साझा करता है, जो इस अभियान की जरूरत को और भी ज्यादा बढ़ा देता है, जो अभी हाल ही में योगी आदित्यनाथ की ओर से शुरू की गई है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंक वाजपेयी। आज के विश्लेषण में बात करेंगे यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की। आपको बताएंगे कि यूपी में रोहिंग्या समेत तमाम घुसपैठियों की तादाद कितनी है, योगी सरकार आने के बाद उनमें कितनी कमी या इजाफा हुआ है, और घुसपैठियों पर नकेल के लिए स्वयं योगी आदित्यनाथ ने क्या बड़े फैसले किए हैं। कि सेवा वो किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवंबर 2025 में सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि राज्य में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों की पहचान की जाए और उनके खिलाफ तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई शुरू की जाए। यह अभियान पूरे प्रदेश में तेजी से चलाया जा रहा है। खासकर नेपाल सीमा से लगे इलाकों और बड़े शहरों में सख्ती बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सद्भाव सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 24 करोड़ से ज्यादा है और अवैध प्रवास से संसाधनों पर बोझ भी बढ़ता रहता है। एक हालिया सरकारी आंकड़े हैं, उनकी माने तो पिछले दशक में 50,000 से ज्यादा अवैध विदेशी नागरिकों की पहचान हुई है। यह अभियान सामाजिक सद्भाव को मजबूत करेगा और स्थानीय लोगों को उनका हक दिलाएगा। अब हम विस्तार से यह देखने की कोशिश करते हैं कि नेपाल की सीमा पर अभी मौजूदा चुनौतियां क्या हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं। 50 किलोमीटर लंबी सीमा पर कई अलग अलग पोस्ट हैं, लेकिन यहां पर घुसपैठ जो है रोक पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। 2023 के आंकड़ों में 1000 से ज्यादा घुसपैठ के मामले दर्ज हुए थे। इस अभियान से इन आंकड़ों में अब कमी आने की उम्मीद जताई जा रही है। बड़े शहरों में अवैध प्रवासी मजदूर या व्यापारी लोग वहां पर लगे हुए हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था जो है वो भी व्यापक तौर पर प्रभावित होती है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि असली नागरिकों को कोई भी परेशानी ना हो। वेरिफिकेशन के लिए आधार, पासपोर्ट और अन्य दस्तावेज की भी लगातार जांच हो रही है। अभियान के पहले हफ्ते में ही दर्जनों मामलों की पहचान हुई है। ये प्रक्रिया जारी रहेगी जब तक SIR
पूरा नहीं हो जाता। इस अभियान के तहत हर जिले में अस्थायी डिटेंशन सेंटर भी स्थापित करने के आदेश दिए गए हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की ओर से। यहां अवैध विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जब तक उनकी पहचान और वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, वो पूरा नहीं हो जाता। उसके बाद उनके मूल देशों में डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा। इस साल की शुरुआत में भी पुलिस ने ऐसा ही एक अभियान चलाया था जिसमें फर्जी पहचान पत्रों वाले अवैध प्रवासियों की पहचान और अलगाव किया गया था। यह अभियान स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि SIR के साथ जुड़ा हुआ है, जो चुनाव आयोग की ओर से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। इसी के तहत योगी आदित्यनाथ इतने ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अंतिम मतदाता जो सूची है वो 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित होनी है। SIR का जो उद्देश्य है वो मतदाता सूचियों को अपडेट करना है और इसी दौरान अवैध प्रवासियों को पहचानने पर भी लगातार जोर दिया जा रहा है। विपक्षी दलों ने इस पर सवाल भी उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के नेता हैं अजय राय, बोले हैं कि योगी सरकार 2017 से सत्ता में है, 8 साल हो गए, फिर भी घुसपैठियों की पहचान अब तक क्यों नहीं हो पाई? ये सिर्फ हाइप बनाने और लोगों को गुमराह करने का तरीका है क्या? अभियान के दौरान नेपाल सीमा से लगे जिलों जैसे महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत में खास तौर पर सख्ती बरती जा रही है। यहां पुलिस और प्रशासन की टीमें लगातार घर घर जाकर दस्तावेजों की जांच कर रही हैं। बड़े शहरों जैसे लखनऊ, कानपुर, आगरा, वाराणसी और नोएडा में भी विदेशी नागरिकों की वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो लगातार तेज किया जा रहा है। अब तक के जो इनपुट्स आए हैं, जो आंकड़े आए हैं, उनकी माने तो पिछले अभियानों में सैकड़ों अवैध प्रवासियों को पकड़ा गया था और इस बार भी हजारों की पहचान होने की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिटेंशन सेंटर्स में रखे गए लोगों को उनके मूल देशों में भेजने की प्रक्रिया स्थापित नियमों के अनुसार ही होगी। यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए उठाया गया है। उत्तर प्रदेश में अवैध प्रवास की समस्या जो है वो लंबे समय से चली आ रही है और 2017 से योगी सरकार ने कई बार लगातार ऐसे अभियान चलाए हैं। उदाहरण के लिए 2024 में एक ड्राइव में 500 से ज्यादा फर्जी ID वाले लोगों को चिन्हित किया गया था। यह भी सूबे के मुखिया स्वयं योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देश में ही हुआ था। इस अभियान से राज्य की अर्थव्यवस्था पर भी अब एक बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि संसाधनों का यहां पर सही वितरण भी सुनिश्चित हो पाएगा। नेपाल सीमा पर घुसपैठ के मामलों में पिछले 5 सालों में 20% बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये एक बड़ा आंकड़ा है जिससे स्थानीय रोजगार जो है वो एक व्यापक तौर पर प्रभावित हो चुके हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सरकार ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि वो स्थानीय समुदायों से सहयोग ले और किसी भी तरह की अफवाहों को तुरंत तत्काल प्रभाव से येन केन प्रकारेण रोका जाए। अब हम इस अभियान के ऐतिहासिक संदर्भ पर भी नजर डालते हैं, आपको विस्तार में बताते हैं। 2019 में CAA और NRC के समय भी उत्तर प्रदेश में अवैध प्रवासियों की जांच तेज हुई थी और उस समय हजारों मामलों की जांच की गई। 2020 से लेकर 2024 तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार राज्य में 10,000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को अब तक डिपोर्ट कर लिया गया है, जिनमें से ज्यादातर बांग्लादेश और नेपाल से ही थे। ये एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया था। इसलिए योगी आदित्यनाथ का पूरा ध्येय ये है कि नेपाल से जुड़ी जो सीमा है वहां पर सख्ती बरती जाए, वहां पर ज्यादा ध्यान दिया जाए।
इस बार का अभियान और बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर किया जा रहा है, क्योंकि एसआईआर के साथ जुड़कर यह मतदाता सूचियों को भी साफ करेगा। नेपाल सीमा पर सख्ती के कारण पिछले महीने में ही 200 से ज्यादा संदिग्धों की जांच कर ली गई है, 1 महीने के अंदर ही, और वो भी सिर्फ नेपाल की सीमा के पास। एक बड़ी सक्रियता देखने को मिल रही है नेपाल की सीमा के पास। लखनऊ जैसे शहरों में होटलों, फैक्ट्रियों और निर्माण स्थलों पर भी अब छापेमारी बढ़ाई जाने लगी है। सरकार का दावा है कि अभियान राज्य को ज्यादा सुरक्षित और संतुलित बनाएगा। विपक्ष ने इसे 2026 विधानसभा चुनावों से जोड़कर देखा है, जहां घुसपैठ और राष्ट्रीयता के मुद्दे को लगातार उठाया जा सकता है। इस अभियान में पुलिस की भूमिका भी काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है। वो दस्तावेजों की जांच, फिंगरप्रिंटिंग और डेटाबेस से लगातार मिलान कर रहे हैं। अब तक की रिपोर्ट से यह पता चलता है कि सीमावर्ती जिलों में 30% से ज्यादा मामलों में फर्जी आधार कार्ड पाए गए हैं। डिटेंशन सेंटर्स में मानवीय अधिकारों का भी ध्यान रखा जाएगा और वेरिफिकेशन की प्रक्रिया तेज करने के लिए खास टीमें गठित की गई हैं। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की पूरी टीम इस ताबड़तोड़ एक्शन में लगातार लगी हुई है। योगी आदित्यनाथ का ध्येय ये है, फोकस ये है कि किसी भी तरह उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा सूबा घुसपैठिया मुक्त हो जाए। एक भी फर्जी वोटर, एक भी फर्जी घुसपैठिया, चाहे वो रोहिंग्या हो या किसी भी संगठन से जुड़ा हो, किसी भी समुदाय से जुड़ा हो, उत्तर प्रदेश में ना रह पाए। एक एक को चुन चुन कर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए। योगी आदित्यनाथ का फोकस आजकल इसी पर है और तमाम अलग अलग मीडिया हाउस की हेडलाइंस इन्हीं खबरों से पटी पड़ी हैं। अलग अलग जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आज के विश्लेषण में हमने आपको बताया। खैर दोस्तों, यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ की राज्य में घुसपैठियों को लेकर ये जो मुहिम चल रही है वो कितनी कारगर है, इसका फैसला हम आप पर छोड़ते हैं। जो चौंकाने वाले आंकड़े आज के विश्लेषण में हमने आपको बताए, इस आधार पर आप तय कीजिए कि क्या योगी आदित्यनाथ की ये जो मुहिम है लगातार घुसपैठियों के खिलाफ 2027 के जो चुनाव हैं उससे पहले कारगर होगी। जो अवैध घुसपैठिए हैं, जो फर्जी वोटर बनकर चुनाव प्रभावित करते हैं, उन पर नकेल कसी जाएगी। ये कारगर हो पाएगी या नहीं, ये फैसला आप इस आकलन के आधार पर तय कीजिएगा। मैं प्रियंक वाजपेयी हूं। जल्द फिर मिलूंगा आपसे किसी नई खबर के विश्लेषण के साथ। शुक्रिया, नमस्कार। जो चुनाव आयोग ने व्यवस्था तय की है, अगर उसके तहत काम नहीं होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, आपका वोटर लिस्ट में वोट ही नहीं आएगा। तो जब एसडीएम अधिकारी सब ये मान रहे हैं कि बिना तैयारी के एसआईआर हो रहा है, इनकी कोई तैयारी नहीं हुई। इन्होंने कहा कि हमने बीएलओ को ट्रेनिंग दी है और बीएलए की ट्रेनिंग कराएंगे। न बीएलओ की ट्रेनिंग हुई, न बीएलए की ट्रेनिंग हुई। हमारे बीएलए तो चलो भाग रहे, गली मोहल्ला लोगों को जानते हैं, बीएलओ तो किसी को जानते ही नहीं है, गलियां नहीं जानते हैं। वो एक स्थान में बैठ जाते हैं, सेटिंग कर लेते हैं, वहीं से फोन करते हैं कि हम आ गए, आ जाओ अपना कार्ड ले लो फॉर्म। और फॉर्म जो आंकड़े बताते हैं चुनाव आयोग के, वो आंकड़े ये बता रहे हैं फॉर्म बांट चुके हैं पूरे, बता रहे हैं 99.48% फॉर्म बढ़ चुके हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं बीएलओ। अगर इतने फॉर्म बढ़ गए तो इन सबको फॉर्म मिल गया होगा जितने खड़े हैं। फॉर्म बांटा ही नहीं और अपने कंप्यूटर पर डाल दिया कि फॉर्म बढ़ गए। तो इस तरह का जो काम हो रहा है ये बीजेपी के इशारे पे हो रहा है। बीजेपी के अधिकारी हैं, वो मनमर्जी करना चाहते हैं, मुद्दों में हार गए। महंगाई इन्होंने बढ़ा दी, पेट्रोल डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बिजली का बिल इन्होंने महंगा कर दिया, दवाइयां है नहीं, इलाज है नहीं, मेडिकल कॉलेज चला नहीं, जो सड़कें बननी थी बनी नहीं, टूटी टाटी हो रही हैं, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी, पुलिस करप्ट कर दी, किसान की आय दोगुनी नहीं की, मंडी बनाई नहीं, मंडी बर्बाद कर दी। तो जब इनके काम नहीं हुए तो एसआईआर में उलझा करके और 3-4 महीने काटना चाहते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कोई खास तैयारी नहीं की और जहां बीएलओ को ट्रेनिंग मिलनी चाहिए थी, बीएलओ को ट्रेनिंग भी नहीं मिली और फिर बीएलओ पे दबाव बनाया जा रहा है। अब बीएलओ खुद परेशान है, बीएलओ बड़े पैमाने पे परेशान है कि करें क्या।
ट्रेनिंग नहीं होना, उनका पूरी तैयारी से नहीं काम करना, और उन पे अब क्योंकि दबाव बन गया है, दबाव बनाया जा रहा है, और जैसे जैसे टाइम कम बचेगा तो दबाव और बढ़ेगा। क्योंकि जब आप डेटा दिखाते हैं इलेक्शन कमीशन तो 99.48% आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो फॉर्म। आज के हमारे समारोह के मुख्य अतिथि उस निष्काम कर्म के प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी शताब्दी महोत्सव के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहा है। दुनिया के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है। दुनिया के लोग आते हैं, दुनिया के एम्बेसडर आते हैं, हाई कमिश्नर्स आते हैं, वे हम लोगों से पूछते हैं कि क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आप लोगों का जुड़ाव है। हम लोग कहते हैं हाँ, हम लोगों ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में एक स्वयंसेवक के रूप में काम किया है। का इतना बड़ा संगठन कैसे हो गया, इसकी फंडिंग का पैटर्न क्या है। हमने कहा फंडिंग पैटर्न नहीं है, ये कोई ओपेक के देश यहां पैसा नहीं देते, यहां कोई इंटरनेशनल चर्च पैसा नहीं देता, यहां समाज के सहयोग से संगठन खड़ा हो रहा है और समाज के संगठन के लिए ही, समाज के लिए ही अपने आप को समर्पित भाव के साथ कार्य करता है और हर एक क्षेत्र में काम कर रहा है। कोई भी पीड़ित आएगा, उसकी सेवा अपना कर्तव्य मान करके एक एक स्वयंसेवक करता है, बिना ये परवाह के बगैर ये कौन जाति का है, किस मत का है, किस मजहब का है, किस क्षेत्र का है, किस भाषा भाषी का है, इसकी परवाह के बगैर पीड़ित है उसकी सेवा करनी है, उसके साथ खड़ा होना है। एक कर्तव्य मान करके सेवा को किसी सौदे के साथ नहीं जोड़ता है। याद करना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की यही शिक्षा है कि राष्ट्र प्रथम भाव के साथ राष्ट्र के अंदर हर उस पीड़ित की मदद करना जो भारत को परम वैभव तक ले जाने में सहायक हो सकता हो, सबके साथ खड़ा हो जाना। और यही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा है, जिसने सेवा के साथ पिछले 100 वर्षों में कोई सौदेबाजी नहीं की। याद करिए, जब पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव, यानी धर्म क्षेत्र से ही शुरू होता। धर्म क्षेत्र दुनिया के अंदर कहीं नहीं होता होगा जहां युद्ध का मैदान धर्म क्षेत्र के रूप में जाना जान रहा हो, लेकिन हमारे यहां हर कर्तव्य को हमने पवित्र भाव के साथ माना है। अच्छा करेंगे पुण्य के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे पाप का भागीदार बनेंगे। और ये मान करके जब हर सनातन धर्मावलंबी चलता है तो वह अच्छा करने का प्रयास करता है। भारत ने विश्व मानवता को जो संदेश दिया है प्राचीन काल से ही, उसका वह संदेश भी वही है। आप याद करिए ना, हमने कभी नहीं कहा कि मैं जो कह रहा हूं यही सब कुछ है। हमने कभी ये नहीं कहा कि हमारी उपासना विधि ही सर्वश्रेष्ठ है। हमने सब कुछ होते हुए भी कभी भी अपनी श्रेष्ठता का डंका नहीं पीटा। जो आया उसको शरण दिया, जिसके ऊपर विपत्ति आई उसके साथ खड़े हो गए, जिसके सामने कोई चुनौती आई उसकी चुनौती का सामना करने के लिए सनातन धर्मावलंबी उसके साथ सहयोग के लिए खड़ा हो गया। अन्याय नहीं होना चाहिए, जियो और जीने दो की प्रेरणा अगर किसी ने दी है तो अब भारत की भूमि ने दी है।